हेलो बच्चों, एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज 11वीं क्लास का मैं नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आपको बताया था। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज है रासायनिक संयोग के नियम। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बड़े ध्यान से आपको लास्ट तक मेरे वीडियो को सुनना है और समझना है। रासायनिक संयोग के नियम, बंधु का बनना तथा टूटना। बंधु का बनना और टूटना एक सामान्य प्रक्रिया है। बंधु का टूटना तथा बनना रासायनिक क्रिया कहलाती है, जिसको हम रासायनिक क्रिया कहते हैं। और नए बंधु का बनना, इस प्रक्रम में पुराने बंध टूटते हैं और तथा नए रासायनिक बंध बनते हैं। प्रकृति में अब तक 118 तत्व की आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। ये तत्व परस्पर रासायनिक सहयोग करते हैं। अगर इसमें हम किसको छोड़ दें, नोबल गैसेस को छोड़ दें, क्योंकि वो किससे सहयोग नहीं करते, क्योंकि उनका अष्टक क्या होता है, पूरा होता है। एक निश्चित मात्रा में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो जो क्रिया करने मैंने आपस में इनका सहयोग करने का वही मात्रा होती है वो निश्चित होती है। इन यौगिकों का निर्माण एक निश्चित रासायनिक संयोग के नियम अनुसार ही होता है। ऐसे नहीं कि इसको भी हमने कितना ही मिला दिया, कितनी ही मात्रा मिला दी, कैसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कुछ नियम हैं, उन नियमों का बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। कोई भी क्रिया होती है तो द्रव्य की रासायनिक क्रिया से संबंधित नियम कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, ये 5 नियम हैं, 5 नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला, और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और गैलियो-सैक का आयतन संबंधी नियम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है और इन नियम को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कक्षा 9 में भी हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है। अब फिर से इसको हम बताते हैं आपको कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह नियम किसने दिया? यह नियम दिया लेवाइसिए ने। कब दिया? 1974 में दिया। 1974 में लेवाइसिए ने यह नियम दिया। रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षण या संरक्षित रहता है, मीन्स इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस नियम के अनुसार सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में क्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बनने वाले कुल द्रव्यमान के बराबर ही होता है। मीन्स उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर किन्हीं 2 अभिकार को हम मिलाते हैं तो जो उनका द्रव्यमान पहले था उसका कुल द्रव्यमान उत्पाद में हमें मिलता है। नो लॉस ऑफ मास एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी। एक प्रयोग, लैंडोल्ट का जो प्रयोग है, इसमें हम प्रयोग को भी हम देखते हैं। ये प्रयोग क्या था, उसने NaCl और AgNO3 मीन्स NaCl सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों विलयनों को एक यूट्यूब में मिलाया। यूट्यूब नुमा टाइप का ये यूट्यूब बना हुआ था, इसमें मिला दिया और फिर इसको उल्टा किया तो एक दूसरे से मिल गए। लेकिन दोनों के दरमियान में फिर भी कोई अंतर नहीं आया और प्रोडक्ट बना आपका क्या, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। उत्पाद तो चेंज हो गए, वाइट प्रेसिपिटेट आ गया AgCl का, दोनों को मिलाने पर एक सफ़ेद अवशेष आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन, किसमें, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हमें नहीं मिलता है। तो AgCl का सफ़ेद अवशेष प्राप्त होता है और ये बना आपका प्रोडक्ट NaCl प्लस AgNO3 जैसे मिलाया हमने, तो AgCl का सफ़ेद अवशेष और सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये था पहले नियम। इस प्रयोग के अनुसार इसका मतलब क्या है कि नो लॉस ऑफ मास और एनर्जी ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना मास में लॉस होता है ना ऊर्जा में। अब दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिर अनुपात हम इसलिए कह रहे हैं, हमें पता है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, जल का अणु बनता है।
लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तब भी आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही बनता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जल हम कब कहेंगे, जल जब बनता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में जब मिलते हैं। इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने 1799 में किया था। यह नियम किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। चाहे जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी हमने स्रोत से ले लिया, नल से ले लिया, या समुद्र से ले लिया, या नल या नदी से ले लिया, या पौंड से ले लिया, तालाब से ले लिया, चाहे किसी भी स्रोत से हम पानी लाएंगे तो पानी का सूत्र जो है, जल का जो अणुसूत्र है वो है H2O। मीन्स उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 1:8 है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये स्थिर अनुपात का नियम हमें ये सिखाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे फिर वही उदाहरण दिया है, शुद्ध जल को हम किसी भी स्रोत से, कुआं है, नदी है, झील है या समुद्र है, कहीं से प्राप्त करें, लेकिन उसका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है और जो रेशियो उसमें है तत्वों का 1:8 का अनुपात ही होता है, और जो फॉर्मूला होता है H2O। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी स्रोत, चाहे हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ले लें या हमने कुछ जलाया तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की, या कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, तो किसी भी स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तभी वो माना जाएगा जब उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 3:, क्या है आपका 8। ये आपको दिखाई दे रहा है 3:8। ये 3:8 का अनुपात होगा। CO2 को हम निम्न विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे, जैसे चाहे हम किसी विधि से प्राप्त कर लें, लेकिन क्या होगा, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का हमने डिकम्पोजिशन किया गर्म करके, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकली। कोयले को हवा में हमने जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो दोनों में जो रेशियो होगा 3:8 ही रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन का मिलने का। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब तीसरा है हमारा जो नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेशियो। इस नियम का प्रतिपादन 1803 में डाल्टन ने किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमानों को दूसरे तत्व के द्रव्यमान को निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और उनमें एक सरल अनुपात पाया जाता है। जैसे हम कह लें कार्बन के ऑक्साइड क्या हो सकते हैं, CO2, CO, CO3, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5। मीन्स ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। लेकिन इसमें जब हम द्रव्यमान का रेशियो का अनुपात देखते हैं वो बड़ा एक सरल अनुपात में 1:2, 3:4, 5 इस टाइप से हमें प्राप्त होता है। जैसे नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड हैं, हम यहाँ पर देखते हैं, तो इनके भारों के अगर हम एक अनुपात निकालते हैं तो देखिए ये अनुपात हमें मिलता है। देखिए N2O, एक नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है कितना 14 होता है, तो यहाँ पे 28 लिया है। देखिए N2O, तो यहाँ पे क्या लिया आपका 28, 14 28, और 16 द्रव्यमान किसका है, ऑक्सीजन का, या इसको हम 14:8 कह लें सिंपल, या 28 तो तभी क्या है ऑक्सीजन का जो परस्पर भारानुसार अनुपात देखते हैं वो क्या है 1 है यहाँ पे भारानुसार। और यहाँ पे हम देखते हैं NO मोनोऑक्साइड है 14 और 16, 14 और 16, तो हम यहाँ पे भारानुसार जो देखते हैं ऑक्सीजन का अनुपात दुगना हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया 8, 2 हो गया ना, यहाँ पे 8 लिया है तो यहाँ पे कितने 16, दुगना हो गया ऑक्सीजन का। यहाँ पे N2O3 में यहाँ पे देखिए 28 और 39, तो 8 3 24, तिगुना हो गया ऑक्सीजन का। ऐसे देखिए यहाँ चौगुना हो गया, N2O4 में चौगुना हो गया, N2O5 में 5 गुना, 8 5 40, 5 गुना हो गया। तो ये रेशियो बन गया 1 अनुपात, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 अनुपात, 5, एक सरल अनुपात हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम या मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
तो ये बहुत आसान उदाहरण भी है और समझने के लिए। उसके बाद तुल्य अनुपात का नियम भी इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी अगर हम बात करें, इस नियम का जो प्रतिपादन हुआ वो 1792 में हुआ था। रिचर वैज्ञानिक ने जब ये लॉ दिया था, जब दो विभिन्न यहाँ पर हम देख लें, दो विभिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में अनुपात या तो समान होता है या उसका कोई पूर्ण गुणज होता है जिसमें कि वे संयोजन करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है, उदाहरण देखिए। हम जानते हैं कि दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हाइड्रोजन से एक निश्चित भार से संयोग करके क्रमशः क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं। जैसे मीथेन और H2 को हमने देख रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े तो 4:12 के अनुपात में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े H2 में 1:8 या 2:16 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये बात की है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका लास्ट, यह गैलिलियो का गैसीय आयतन संबंधी नियम। इस नियम को गैलिलियो ने 1808 में दिया था। इस नियम के अनुसार देखिए, समान ताप तथा दाब पर गैसें सदैव सरल अनुपात में सहयोग करती हैं। लेकिन ताप और दाब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कोई भी गैसें आपस में सहयोग करती हैं, ये गैसों के लिए स्पेशली है, केवल गैसों के संयोजन के लिए हम यहाँ पर देखा। इससे पहले हम सॉलिड के लिए हम बात कर रहे थे, सॉलिड द्रव के संयोग के लिए बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल गैसेस की। जो गैलिलियो का गैसीय नियम, गैसीय आयतन संबंधी नियम, इसलिए इसको गैसीय आयतन संबंधी नियम दिया है क्योंकि इसमें केवल हम गैसों के संयोजन की बात कर रहे हैं। समान ताप और दाब पर गैसें सदैव सरल अनुपात में संयोग करती हैं और उत्पाद भी यदि गैस ही हो तो उनका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में ही होता है। तो ये इस नियम है। इसमें जैसे उदाहरण हम ले लें, H2 व Cl2 गैस, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का संयोग कराया तो एक आयतन हाइड्रोजन गैस, एक आयतन क्लोरीन गैस, तो दो आयतन आपका क्या बन जाता है, HCl। या हमने 50 ml हाइड्रोजन गैस, 50 ml क्लोरीन गैस, तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 ml HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये इसका एक उदाहरण था। इसमें रेशियो क्या आता है, 1:1, जो कि एक सरल अनुपात है। इसी प्रकार अभिकारक और उत्पाद भी सरल अनुपात में दर्शाए जाते हैं इस टाइप से, 1:1:2। तो ये थे आपके नियम रासायनिक संयोग के। इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इसको मैं वीडियो को बहुत बड़ा न करके पहले नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको समझाऊंगा। पहले आप रासायनिक संयोग के नियम को भली भांति समझ लीजिए, उसके बाद ही इस नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को हम समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।